हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे जो हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आपके रोबोटिक्स से अब तक बने हैं उसके हम बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो हर एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इसीलिए जितना हमने पढ़ लिया है अब हम लोग देखने वाले हैं कि उस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यूपीपीएससी एई में तो रोबोटिक्स फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसलिए हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस करने वाले हैं यहाँ पे। तो जब से हमारे पास ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है इंजीनियरिंग सर्विसेज में, हम लोग यहाँ से वन बाई वन सारे क्वेश्चंस कर डालेंगे अप टू 2020 तक। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो हमारे पास जो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमसे क्या पूछ रहा है। वो क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हमें रिवॉल्विंग जॉइंट बताना है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये आपका नोटेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, ये हमारा रोबोट नोटेशन से आया हुआ है जहाँ पे जॉइंट की नोटेशन आपको बतानी होती है। तो देखो मैंने आपको याद कराया था कि रिवॉल्विंग, ये आप याद कर लेना तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। रिवॉल्विंग मतलब बी टाइप का जॉइंट। तो ये तो इसका आंसर हो गया। अब फर्दर जो मेरे पास जो नोटेशन लिखे मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। मैंने बताया था एल जॉइंट का मतलब क्या होता है, लीनियर टाइप जॉइंट। फिर मैंने ओ से बताया था, तो ओ से हम लोगों ने याद किया था ऑर्थोगोनल जॉइंट। फिर हमने याद किया था टी, टी से हमने याद किया था ट्विस्टिंग टाइप का जॉइंट है ये मेरे पास। और वी तो मैंने आपको बता ही दिया, ये तो रिवॉल्विंग है ही। और हमारे पास क्या अभी एक और बच गया, एक कौन सा रह गया मेरे पास, आर टाइप जॉइंट। तो अगर आर जॉइंट और आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे रोटरी टाइप का जॉइंट। ठीक है, तो जितना आपके पास ये नोटेशन है तो इससे आने वाले टाइम में कोई भी क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है। तो आपको ये सारी की सारी बातें यहाँ पे जाननी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ सिंबल्स मुझे दिए हुए हैं, नोटेशन दिए हुए हैं जिसमें आर्म एंड बॉडी ऑफ अ रोबोट विद जॉइंटेड आर्म कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको याद होगा हमने जॉइंटेड आर्म रोबोट पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि उसके जो डेजिग्नेटिंग है या फिर उसको हम कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो देखो आपको याद होगा अगर ये वाला मैं रोबोट बनाता हूं तो कुछ इस तरीके से बनता था। ये इस तरीके से मैंने ये बेस बनाया है, ये एक जॉइंट है। फिर इस तरीके से हम लोगों ने ऐसे करके, फिर इस तरीके से, और यहाँ मैंने क्या लगा दी, एंड इफेक्टर लगा दिया। तो देखो इसमें कौन कौन से टाइप का जॉइंट है। देखो ये मेरे पास क्या है, ट्विस्टिंग टाइप का जॉइंट है। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मैं अगर मैं बोलूँ तो ये ऑर्थोगोनल हो सकता है, ऑर्थोगोनल हो जाएगा। ये रोटरी टाइप हो जाएगा, या मैं क्या करता हूँ इसी को रोटेट लगा देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर टाइप का जॉइंट। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये जो रोबोट होता है ये इकलौता रोबोट होता है जिसमें क्या होते हैं, तीनों के तीनों जो जॉइंट होते हैं वो रोटेटिंग टाइप के होते हैं। तीनों के तीनों जॉइंट कैसे होते हैं, रोटेटिंग टाइप के होते हैं। तो रोटेटिंग टाइप के हमारे पास जो आते हैं वो तीन टाइप्स के जॉइंट आते हैं। एक तो मेरे पास रिवॉल्विंग टाइप जॉइंट आता है, एक मेरे पास रोटरी टाइप जॉइंट आता है, और एक मेरे पास ट्विस्टिंग जॉइंट आता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ऑप्शन में तीनों के तीनों क्या दिख रहे हैं, रोटेटिंग टाइप के या रोटरी टाइप के जॉइंट दिखाई दे रहे हैं, वही इसका आंसर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे देखो ट्विस्टिंग टाइप है, फिर रोटेटरी है, फिर क्या है रोटेटरी है, फिर ये देखो रिवॉल्विंग, रिवॉल्विंग फिर रोटरी। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर तो यही पॉसिबल है, इसका आंसर तो यही पॉसिबल है। अब हम लोग बात कर लेते हैं और जो कोऑर्डिनेट्स मतलब और जो आपको ये नोटेशन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो जैसे ये इसकी बात करते हैं ट्रिपल एल। ट्रिपल एल का मतलब क्या है, तीनों की तीनों क्या है, एक्स वाई जेड में क्या करने वाला है, मूव करने वाला है। तो आपको याद होगा ये किस टाइप का रोबोट था। तो ये हमारे पास किस टाइप का रोबोट था, ये हमारे पास कार्टेजन वाला रोबोट था। याद होगा आपको पास कार्टेजन कोऑर्डिनेट रोबोट। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद हमने आपको याद होगा हमने पोलर कोऑर्डिनेट रोबोट भी पढ़ा था। तो पोलर कोऑर्डिनेट में हमें क्या चाहिए होते थे, एक मेरे को थीटा चाहिए था, एक मुझे फाई चाहिए था, और मुझे एक डिस्प्लेसमेंट वाला क्या चाहिए था,
एक डिस्प्लेसमेंट वाला चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या होना चाहिए, एक तो रोटरी टाइप होना चाहिए, एक मेरे पास ट्विस्टिंग टाइप होना चाहिए। ठीक है, चाहे इसको रोटरी बोला था हमने, इसको ट्विस्टिंग बोला था, और इसको हमने क्या बोला था, ये लीनियर था। तो ये जो टाइप का रोबोट था इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था पोलर कोऑर्डिनेट रोबोट। याद होगा आपको, पोलर कोऑर्डिनेट रोबोट बोला था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कौन सा वाला, सिलेंड्रिकल रोबोट। सिलेंड्रिकल रोबोट में आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा क्या, कि सिलेंड्रिकल में क्या था, कुछ इस तरीके से रोबोट था हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे क्या था, अभी ट्विस्टिंग जॉइंट था, यहाँ पे ट्विस्टिंग लगा था इस तरीके से, और इस तरीके से आर्म थी जो मूव कर रही थी। तो ये अप एंड डाउन मोशन कर सकता था, यहाँ से ट्विस्ट होके ये रिवॉल्व कर सकता था इस तरीके से थीटा, और यहाँ पे एंड इफेक्टर क्या हो सकता था, आगे और पीछे की तरफ मूव कर सकता था। इसका मतलब क्या है कि दो तो मेरे पास एक्स वाई वाले चाहिए होंगे, और एक मेरे को चाहिए होगा रोटेटिंग टाइप वाला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि दो तो प्रिज्मेटिक टाइप हो गए, और एक मेरे पास क्या हो गया, रोटेटिंग टाइप का हो गया है। तो देखो इसमें क्या बन सकते हैं, कॉम्बिनेशन टी एल एल बन सकते हैं हमारे पास, एल टी एल भी बन सकता है, उसी तरीके से एल भी बन सकता है। तो ये जो सारे के सारे कोऑर्डिनेट हैं ये आपके पास किसके दिख रहे हैं, इसको हम लोग सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, ठीक है, तो ये सिलेंड्रिकल वाले आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जितने भी क्वेश्चंस आप बन सकते हैं आपके पास इस टाइप के, जहाँ पे डेजिग्नेशन से बन सकते हैं, तो आप इसको अब इजिली सॉल्व कर सकते हो। ये वाला आप लेक्चर देख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे प्रूव करते हैं। अब देखो नेक्स्ट मेरे पास आता है एक क्वेश्चन है किससे रिलेटेड, विद कॉम्प्लिएंट मोशन कंट्रोल। तो कॉम्प्लिएंट मोशन हमारे पास क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जो मोशन होता है इसको हम लोग यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं, मतलब जो मैनिपुलेटर होता है वो यूज करता है मोशन के कंट्रोल को। एक तो क्या करता है, वो मोशन के कंट्रोल को यूज करता है। सबसे पहले क्या करेगा, मोशन, एक तो क्या करता है, मोशन को कंट्रोल करने के लिए यूज करता है कौन, मैनिपुलेटर। और जो दूसरा इसका फंक्शन है, दूसरा फंक्शन ये है कि जो भी एनवायरनमेंट में फोर्सेस वगैरह इंटरेक्ट होते हैं, वो क्या करता है, उनको भी कह सकता हूँ अकम्पनीट करता है। ठीक है, उनको भी क्या करता है, उनको भी कह सकता हूँ एक तरीके से मैनिपुलेट करता है। तो दूसरा क्या है कि जो भी फोर्सेस होते हैं, फोर्सेस इंटरेक्शन, फोर्सेस इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। ठीक है, तो कभी भी कॉम्प्लिएंट मोशन कंट्रोल से आपसे पास क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जो इसको यूज करते हैं, जो इसको यूज करता है रोबोट टू मैनिपुलेट मोशन कंट्रोल एंड इट्स फोर्सेस इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी इसका मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है इसी ईयर का। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास वेक्टर से। तो आपको एक वेक्टर दिया है v, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, देखो 25i मतलब ये क्या है, x है, tan j मतलब ये क्या है, y है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास z है। अब देखो यहाँ पे ट्रांसलेशन से क्वेश्चन है, तो ट्रांसलेशन में क्या किया है, बाई अ डिस्टेंस ऑफ x इन दी मतलब 8, आपने क्या किया है, यहाँ पे dx की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 8 है। उसी तरीके से y में कितना ट्रांसलेट किया है, तो dy की वैल्यू हमारे लिए कितनी है, 5 है। और z डायरेक्शन में हमने कितना किया है, भी डिस्प्ले z डायरेक्शन में हमने 0 किया है। ठीक है, तो आपको याद होगा जब हम लोग ट्रांसलेशन का केस करते थे, ट्रांसलेशन का केस करते थे, तो वहां पे हम लोग किस तरीके से करते थे, अगर आपको x डैश निकालना होता तो आप लिखते थे x प्लस डी एक्स, y डैश निकालना होता तो आप लिखते थे y प्लस डी वाई, z डैश निकालना होता तो आप लिखते थे z प्लस डी जेड। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 25 है, dx की वैल्यू कितनी है 8, ये कितना बन गया 33। उसी तरीके से y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, और कितना मैंने डिस्प्लेस किया है 5 डिस्प्लेस किया है, तो ये हो गया मेरे पास 15। और z डैश की बात करता हूं तो 20 था भी पहले, अब कितना हो गया 0, और ये कितना हो गया 20। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो नए ट्रांसलेटेड वेक्टर आएंगे वो कितने आएंगे भी 33, 15, 20, 33, 15, 20। ठीक है, तो ये इसका आंसर होना चाहिए। अब देखो क्या है कि
सब में क्या आ रहा है, एक 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है। तो 1 क्यों आ रहा है? आपको याद होगा कि जब हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था तो हम लोग क्या करते थे, 1 लगा देते थे ताकि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो सॉल्व हो सके। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो यही होना चाहिए। अब देखो यहाँ से एक हिंट और मिल गई, ऊपर 1 है कभी नहीं आता, नीचे 1 आ सकता है, बीच में कभी नहीं आता, इसी तरीके से ऊपर भी कभी नहीं आता। तो इसका आंसर तो वैसे के लिए बिना सॉल्व करे भी यही हो गया था, लेकिन बट स्टिल आपको आना चाहिए तरीका। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मतलब हमारे पास जो नए वेक्टर आते थे वो कुछ इस तरीके से आते थे। आपको अगर याद हो, अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूँ तो हम लोग लिखते थे 1 0 0 dx, 0 1 0 dy, 0 0 1 dz। और उसके बाद आपको याद होगा हम लोग किस तरीके से लिखते थे, हम लोग लिखते थे इसको x y z और 1। हम इस तरीके से डोनेट करते थे, है ना, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाता है था, जहाँ पे ये मेरे पास क्या है, ये ट्रांसलेटेड मैट्रिक्स है न्यू वाली, ये मेरे पास क्या होती थी, ओल्ड होती थी, और ये मेरे पास क्या है, ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग विद ट्रांसलेशन से है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन आपको अब आसान लगा होगा। आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, आप dx dy dz की वैल्यू पुट कर दो और यहाँ पे x y z की वैल्यू पुट करके आप इस मैट्रिक्स को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्कारा से। तो स्कारा कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड सब्सटेंशियल rigidity for the robot in the vertical direction but compliance in the horizontal direction। तो अगर आप लोगों को याद होगा क्या कि जो स्कारा का रोबोट था वो कुछ इस तरीके से स्कारा रोबोट हमारा बना हुआ था। एक बार मैं दिखा देता हूँ इस तरीके से, फिर इस तरीके से, और एक लिंक हुआ करती थी और ये इसमें इंसर्शन, और फिर यहाँ पे एक जॉइंट और आता था। ठीक है, तो जहाँ पे हमारे पास क्या होती थी भाई, हमारे पास इस तरीके से एक ये रोटेशन, एक ये रोटेशन, एक ये रोटेट कर सकता है और ये लीनियर डिस्प्लेस कर सकता है प्रिज्मेटिक में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या थी, ये इसकी स्कारा की जॉइंट्स थे। तो स्कारा के टोटल जॉइंट्स हमारे पास कितने आते थे, 4 आते थे, जिसमें 1 2 3 और ये 4 जॉइंट हुआ करते थे। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जो स्कारा रोबोट में जो वर्टिकल डायरेक्शन होती थी उसमें क्या होती थी, कुछ हम लोग रिजिडिटी प्रोवाइड कराते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, रिजिडिटी प्रोवाइड है, लेकिन क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या कर सकता है, कॉम्प्लेंस है, मतलब क्या कर सकता है, इजिली एसेसेबल है। तो मतलब ये ऑप्शन तो मेरे पास सही है, स्टेटमेंट 1 तो ठीक है। उसके पास आप सेकंड देख सकते हो, स्कारा वर्जन ऑफ द कार्ट स्पेशल वर्जन ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रोबोट इज स्कारा। ठीक है, तो ये क्या बात सही है? तो देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होने के लिए सारे के सारे मोशन कैसे होने चाहिए, प्रिज्मेटिक फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये आपके पास जॉइंट होते हैं, रिवॉल्विंग टाइप का भी, यहाँ पे रोटेटिंग टाइप का भी जॉइंट मिल जाता है, यहाँ पे मैं ट्विस्टिंग या फिर हम लोग कभी कभी इसको आर भी लिख देते हैं, और ये मेरे पास क्या होता है, प्रिज्मेटिक टाइप का होता है। तो एक चीज आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे क्या, कि ये वाला जो केस है, ये वाला केस है, अगर कार्टेशियन होना चाहिए था तो उसके लिए क्या होने चाहिए थे, सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए थे, लीनियर टाइप के होने चाहिए थे। मतलब लीनियर से अच्छा मैं बोल सकता हूँ क्या, हमारे पास प्रिज्मेटिक टाइप के होने चाहिए थे। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये वाली स्टेटमेंट तो गलत है, लेकिन कह सकते हैं क्या कि आपने नोटिस किया होगा कि ये जो स्पेशल केस है, अगर मैं सिलेंड्रिकल वाला लेता हूँ केस, अगर मैं सिलेंड्रिकल वाला लेता हूँ, सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट रोबोट, तो ये स्पेशल केस बन जाता है, स्पेशल केस ऑफ सिलेंड्रिकल रोबोट, इसको मैं स्कारा से बोल सकते हैं। तो कभी भी आगे क्वेश्चन बन सकता है क्या कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट रोबोट का स्पेशल केस एक स्कारा है, तो आप क्या कर दोगे, उसको टिक कर दोगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट 2 है, जो से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है तो आपको पता होगा इसका आंसर हम लोग अगर नोट करेंगे तो वहां पे हम लिख देंगे जो फर्स्ट वाला है वो ट्रू होता है और जो सेकंड वाला होता है वो क्या होता है यहाँ पे फॉल्स है। तो मतलब एज पर मेरे ऑप्शन जो दिखते हैं वो क्या होता है ऑप्शन नंबर 3 जहाँ पे फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट देखो मेरे पास आया हुआ है कंट्रोल रिजोल्यूशन से क्वेश्चन है, कंट्रोल रिजोल्यूशन से क्वेश्चन है। वैसे तो आप इसको भी मैकाट्रॉनिक्स में और डिटेल से जानोगे, लेकिन फिर क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास स्टिल यहाँ पे प्रेजेंट है तो एक बार देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारे पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और इसमें क्या है एक स्लाइडिंग जॉइंट है जिसमें उसकी रेंज दे रखी है कितनी है 1 मीटर। तो रेंज दे रखी है, रेंज मतलब क्या है कि उसकी लेंथ स्ट्रोक है, या रोबोट की लेंथ बोल देता हूँ या फिर रोबोट स्ट्रोक बोल देता हूँ, या फिर आप ऐसे लिख देते हैं स्ट्रोक लेंथ, इसको मैं स्ट्रोक लेंथ बोल देता हूँ। ठीक है, ये क्या है भी हमारे पास स्ट्रोक लेंथ है। तो स्ट्रोक लेंथ कितनी है मेरे पास 1 मीटर की है और आंसर सारे एमएम में है तो आप इसको वही एमएम में कन्वर्ट कर सकते हो, तो एमएम में कन्वर्ट हो गया। और स्टोरेज कितना दे रखा है, स्टोरेज दे रखा है 12 बिट। तो 12 बिट का स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब क्या है कि इस तरीके से आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 2, क्योंकि बाइनरी है तो बाइनरी में क्या होता है भी या तो 0 होता है या फिर 1 होता है। तो उसी तरीके से दो दो इनपुट है मेरे पास आइदर 0 और 1। तो 2 2 2 2 2 2 इस तरीके से आप कितनी बार लिख सकते हो, इसको 12 बार यहाँ पे लिख सकते हो। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 12 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को रिजोल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे क्या जाएगा भाई कंट्रोल रिजोल्यूशन, वो क्या हो जाता है मेरे पास जो भी स्ट्रोक लेंथ है या फिर जो भी आपकी क्या है फिर रेंज है, यहाँ पे स्ट्रोक लेंथ को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 की पावर n से, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। तो स्ट्रोक लेंथ कितनी है हमारे पास 1000 mm और 2 की पावर n का मतलब क्या है 2 की पावर 12। तो ये आपका जो आंसर आएगा ये आपका भी आप सॉल्व करोगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 0.244 समथिंग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, बाकी आपके लिए हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन आपके पास दोबारा से जब हम मैकाट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये दिखेगा। ठीक है, ये रेजोल्यूशन से क्वेश्चन आपको एक बार और फिर मिल सकता है, ऐसे एनकोडर से क्वेश्चन भी बनता है। तो वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कह सकता हूँ कि रोबोट से ना हट के वो आपके मैकाट्रॉनिक्स पार्ट से है। ठीक है, तो इसका आंसर आप मार्क कर लेना, तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2019 में जो था, हमसे क्या पूछा हुआ है कि एक जॉइंट मैकेनिज्म है जिसमें सीरियल लिंक मैनिपुलेटर है और हमें क्या दे रखा है जो जॉइंट्स है वो कैसे हैं फ्रिक्शनलेस हैं। तो आपको याद होगा हमने डेरिवेशन किया था सीरियल लिंक मैनिपुलेटर का, तो वहां पे हमने एक रिलेशन निकाला था कि जो भी टॉर्क ट्रांसमिटेड होता है बाय जॉइंट्स, जो भी टॉर्क ट्रांसमिटेड होता है बाय जॉइंट्स इक्वल्स टू होता है जो जैकोबियन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू जो फोर्स क्या होता है, जो फोर्स प्रोड्यूस होता है, जो फोर्स प्रोड्यूस होता है एट द एंड इफेक्टर, एंड इफेक्टर पे जो भी फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग एफ बोलते हैं। और ये मेरे पास जो रिलेशन आता है ये रिलेशन वर्क करता है। ठीक है, तो आपको याद होगा जब मैंने पढ़ाया था तो आपको ये क्वेश्चन भी मैंने वहां पे सॉल्व कराया था। तो इसको देखते ही आंख बंद करते ही ऑप्शन नंबर आप सी मार जाना, यही इसका आंसर होगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। और मैंने आपको बोला था कि अगर ये सीरियल से ना आके पैरेलल लिंक से भी आता है तब भी इसका आंसर यही रहने वाला है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो आपको याद होगा कि मिनिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है हमें, मिनिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मैंने आपको बताया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्या होता है हमारे पास, भाई हमारे पास जो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं या तो वो आर्म या फिर लिंक्स बोल देते हैं, प्लस जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे को रिस्ट प्रोवाइड करा सकती है। ठीक है, ये दोनों जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड करा सकती हैं उसी से मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करता हूँ। तो आपको पता है क्या, अगर किसी भी आर्बिट्री पोजीशन को लोकेट करने के लिए उस स्पेस में हमारे पास जो आर्म है या लिंक है उसकी मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी, वो होंगी 3।
मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी, 3। और मैंने क्या कहा था कि अगर आपको क्या करना है, वाइंड इफेक्टर के लिए या फिर रिस्ट के लिए जो मिनिमम पोजीशन है, जो मिनिमम लोकेशन है, तो उसके लिए कम से कम 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो होनी जरूरी है। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ जाएंगे आपके पास, 4 आ जाएंगे। तो ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब मैंने आपको दिखाया कि क्वेश्चन आया हुआ था इस पे, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए कि मिनिमम कम से कम आपके पास 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो होनी जरूरी है किसी भी आर्बिट्री ओरिएंटेशन स्पेस में। ठीक है, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है 2019 का। तो आप देख सकते हो कि एक वेक्टर आपको दिया हुआ है और इसको कितना रोटेट किया है, 90 डिग्री के रोटेट किया है अबाउट एक्स एक्सिस। तो आपको याद होगा कि हमने जब रोटेशन अबाउट क्या लिखा था अभी, थीटा अबाउट एक्स एक्सिस। तो आपको याद होगा मैंने मैट्रिक्स बनाई थी, तो मैंने कहा था कि जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराते हैं उसको 1 लिख देते हैं, बाकी उसके आजू वाली और उसके बाजू वाली को क्या कर देते हैं, 0 0 लिख देते हैं। फिर मैंने आपको कहा था कि एक्स एक्सिस का केस है तो यहाँ पे आता है कॉस, यहाँ कितना आता है कॉस थीटा, यहाँ कितना आता है माइनस का साइन थीटा, फिर यहाँ आता है साइन थीटा, यहाँ आता है कॉस थीटा, और ये मेरी मैट्रिक्स क्लोज हो जाती है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करना है हमने जो नई मैट्रिक रोटेटिंग वेक्टर है सॉरी। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो रोटेशन मैट्रिक्स है तो इसको लिख देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी 1 0 0 0 0। अब देखो कॉस थीटा कितना है, अभी 90 डिग्री से रोटेट किया है, तो कॉस 90 कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉस 90, चलो लिख देता हूँ कॉस 90, ये माइनस का साइन 90, ये साइन 90 और ये कॉस 90। हमारे पास जो वेक्टर है भी पुराना वेक्टर कितना है, 5 3 8, सही है। तो यहां से हमारे पास जो नए वेक्टर हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1 0 0 0 cos 90 0 माइनस का 1 0 साइन 90 1 cos 0, ये हो जाएगा 5 3 8। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो किस तरीके से बताया था, यहाँ से हॉरिजॉन्टल चलते हैं और यहाँ से वर्टिकल चलते हैं। तो 1 इंटू 5 कितना आ गया, 1 इंटू 5 तो हमारे पास 5 आ गया, प्लस 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 8 तो कुछ नहीं बचेगा। उसी तरीके से 0 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 3 प्लस माइनस 1 इंटू 8 तो कितना जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। फिर 0 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1 कितना आ गया 3, और ये कितना हो गया, सॉरी ये कहाँ से आ गया, इसको हटाया। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा अभी, 5 माइनस 8 और 3। अब देखो ये वाला मैचिंग किस पे मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, 3 8 है नहीं, तो यही ऑप्शन है। अब देखो 1 क्यों लगाया हुआ है, मैंने आपको बताया था कि 1 हम लोग क्यों लगा देते हैं, ताकि हम लोग अपनी मैट्रिक्स को क्या कर सकें, इसका डिटरमिनेंट निकाल सकें। इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 1 लगा देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये था भी रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस। अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपसे रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस जब रोटेट कराना होता है, तो मैंने क्या बताया था कि जो y वाला है उसको 1, उसके आजू वाले और उसके बाजू वाले को 0 कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या करते थे, कॉस वाला कॉस रहेगा, यहाँ पे भी साइन रहेगा, यहाँ साइन यहाँ कॉस, क्योंकि मैंने बताया था कि आमने सामने वाला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या रखना होता है, ध्यान रखना होता है कि जो माइनस का साइन है वो यहाँ पे नहीं आके वो इधर आता है, वो इधर आता है। तो ये इसका क्या हो जाता है, रोटेशन। अब आपने क्या करना था, यही पुट करनी थी और इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली आपका ये क्वेश्चन क्या बन सकता है, अबाउट जेड एक्सिस। तो जेड में क्या होता है आपको पता ही है, पता अच्छे से। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके आने वाले टाइम में फ्रेम हो सकते हैं इस पोर्शन से। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो मेरे पास क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ स्कारा रोबोट आ। तो आपको पता है कि स्कारा में कितने जॉइंट्स होते हैं, टोटल 4 जॉइंट्स होते हैं। अगर कोई भूल जाता है तो मैंने कहा था आप इसमें अल्फाबेट याद कर लो कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्फाबेट्स हैं। तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये। तो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्फाबेट हैं, तो इसलिए क्या हो जाती है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, 4 हो जाती है। बेसिकली रीजन क्या है कि 4 इसमें क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं।
आपसे पूछ सकता है कि इस कारा में कितने लिंक्स हो सकते हैं, तो क्या हो सकता है अभी 5 तो आपके लिंक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे मेरे पास क्या है, रोबोट रिपीटेबिलिटी से क्वेश्चन है। ठीक है, रोबोट रिपीटेबिलिटी से क्वेश्चन है, तो आपको याद होगा कि जहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद रोबोट्स पढ़ी थी, तो वहाँ हमने बात की थी एक्यूरेसी की, प्रिसिशन की, ठीक है, रिपीटेबिलिटी की। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स थी जो हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ी थी और बहुत अच्छे से यहाँ वहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रोबोट की रिपीटेबिलिटी के बारे में बात हो रही है, तो रोबोट की रिपीटेबिलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्या है, इट इज अ स्टैटिस्टिकल टर्म्स एसोसिएटेड विद एक्यूरेसी इन द एक्शन। तो देखो, रिपीटेबिलिटी कभी भी एक्यूरेसी की बात नहीं करती, मतलब कभी भी ट्रू वैल्यू की बात नहीं करती। तो जब ये ट्रू वैल्यू की कभी भी बात नहीं करेगी, जब कभी भी ये ट्रू वैल्यू की बात नहीं करेगी, तो इसका मतलब क्या है कि वहां तो एक्यूरेसी की कोई बात होनी ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई। ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द रोबोट टू पोजिशन द टूल टिप इन द सेम प्लेस रिपीटेडली। तो यही तो क्या होती है, रिपीटेबिलिटी होती है क्या, कि उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो मेरा टूल टिप है, उस रोबोट बार बार उसी पोजीशन पे कितनी बार रख सकता है। जैसे ये पोजीशन है तो यहीं पे रखे जा रहा है, भले ही आपके पास ये वाली क्या है, ट्रू वैल्यू है। मैंने आपको बोल साइज से कराया था, इस तरीके से समझाया था, ठीक है, याद होगा। तो यहीं पे क्या कर रहा है वो, बार बार सारे एक्शन यहीं पे परफॉर्म कर रहा है। तो ये क्या है, उसकी रिपीटेबिलिटी है कि सेम पोजीशन पे बार बार क्या कर रहा है, उस टिप को लेके जा रहा है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, इट डज नॉट डिस्क्राइब द एरर विद रेस्पेक्ट टू द एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट। तो क्या होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कभी भी वो क्या करेगा, वो एरर के बारे में बात नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम कभी भी ट्रू वैल्यू की बात नहीं करते हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 आर ट्रू। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा अभी भी 2, 3 आर ट्रू और 1 में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन और है 2018 से। ये हमारे पास क्या है, गाइडलाइन से क्वेश्चन है ना। ये हमारे पास क्या है, गाइडलाइन से क्वेश्चन, आपको याद होगा। ठीक है, जो हमारे पास जो कह सकता हूँ कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट थे वो क्या करते थे, कुछ प्रिंसिपल्स प्रोवाइड कराते थे। वो प्रिंसिपल्स हैं, सबसे पहला क्या है, रोबोट टेक परमिसिबल एक्शंस ओनली। तो याद होगा कि सबसे पहला हमारा वो यही था क्या, कि जो प्रिंसिपल था कि रोबोट वही काम परफॉर्म करता है जो उसको अलाउड होते हैं, जो उसकी परमिसिबल लिमिट में होते हैं। तो मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, ऑल एक्शंस दैट आर ऑब्लिगेटरी फॉर रोबोट्स आर एक्चुअली परफॉर्म्ड बाय देम सब्जेक्ट टू टाइज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग अवेलेबल एक्शन। क्या है कि जितने एक्शंस होते हैं रोबोट को, वो जरूरी है उसको परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, चाहे वो क्या कर रहे हो, जो अवेलेबल एक्शंस हैं उसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट्स भी है तब भी क्या करेंगे, वो उस एक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो मतलब ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखो, ऑल परमिसिबल एक्शंस कैन बी प्रूव्ड बाय द रोबोट टू बी परमिसिबल एंड इट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन ऑर्डिनरी इंग्लिश। तो मैंने आपको बताया था कि ये भी हमारे पास क्या है, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। तो क्योंकि मैंने कहा था कि अगर ये सिर्फ एन ऑर्डिनरी इंग्लिश ओनली लिख देता तो ये ऑप्शन गलत हो जाता, लेकिन क्या है कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इंग्लिश में भी हो सकता है, ऐसे लिखा है ना, इट कैन बी, तो ये इंग्लिश में भी हो सकता है। तो मतलब क्या है, ये भी ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो ऑल आर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चन आया है हमारे पास होमोजीनस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से। तो एस टी एम से हमारे पास क्वेश्चन आया है। तो आपको याद होगा, अगर एस टी एम हम लोग बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होगा।
ठीक है, हमने मैट्रिक्स बनाई थी पूरी की पूरी। तो इसमें मैंने कहा था इस मैट्रिक्स में क्या होता है, इस मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारे पास चार क्या होते हैं, चार सब मैट्रिक्स होती हैं, या फिर कह सकता हूँ ये मैट्रिक्स चार सब मैट्रिक्स में डिवाइडेड होती है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, जो सबसे पहला वाला ये होती टोटल कितनी है, अगर 3D की बात करें तो 4x4 की होती है। सबसे पहली होती है 3x3 मैट्रिक्स की, और इसमें क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास होती है भी रोटेशन मैट्रिक्स कहलाती है। ये क्या कहलाती है, हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स कहलाती है। आफ्टर दैट मैंने बताया था कि हमारे पास क्या होती है, 3x1 साइज की एक मैट्रिक्स होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स होती है। उसके बाद मैंने कहा था कि यहाँ पे क्या आती है, एक 1/3 की मैट्रिक्स आएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सपेक्टिव मैट्रिक्स, पर्सपेक्टिव मैट्रिक्स, जिसके सारे एलिमेंट्स रोबोट के केस में क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। और लास्ट मैंने कहा था कि एक 1/1 की मैट्रिक्स होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे सिग्मा से डिनोट करते हैं, जो हमारे पास क्या होता है, स्केलिंग फैक्टर होता है, जो हमारे पास क्या होता है, स्केलिंग फैक्टर होता है। तो ये इस पार्ट में पूरी की पूरी एसटीएम की आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, इससे अगर थ्योरी से क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहली स्टेटमेंट ये है कि अ होमोजेनस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कैन बी कंसीडर टू बी कंसिस्ट ऑफ 4 सब मैट्रिक्स। तो यहाँ पे तो 4 सब मैट्रिक्स हैं, मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। द अपर लेफ्ट 3x3 सब मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर। तो अपर लेफ्ट 3x3 की मैट्रिक्स तो है, लेकिन ये पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ये हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स या फिर रोटेशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। उसके बाद आप देखो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द अपर राइट, अपर राइट में तो ये वाली आ गई 3x1 की है, सब मैट्रिक्स रिप्रेजेंट रोटेशन मैट्रिक्स, नहीं ये रोटेशन नहीं कर रही, ये ट्रांसलेशन या पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। उसके बाद देखो ऑप्शन नंबर 4, द लोअर लेफ्ट 1/3 सब मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। तो पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन 1/3 की है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, ठीक हो गया। तो यहां से मैं अगर कंक्लूजन निकालें तो इसमें से ऑप्शन नंबर मतलब स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 4 ओनली आर ट्रू, बाकी स्टेटमेंट क्या है इसकी गलत हो जाएगी। तो देखो एसटीएम पे भी इस तरीके से क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए एसटीएम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से स्कारा से क्वेश्चन आया। तो आपने देखा कि 4 साल में 3 बार स्कारा से क्वेश्चन बना है, तो इसलिए मैंने वो स्कारा का एक मतलब जो लास्ट लेक्चर था वो पूरा स्कारा के ऊपर था, इसलिए बनाया था। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इट हैज 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये बिल्कुल बात ठीक है। उसके बाद आपको याद होगा हमने एक लेक्चर बनाया था जिसमें हमने काइनेमेटिक्स और इनवर्स कह सकता हूँ काइनेमेटिक्स के बारे में जाना था। तो आपको याद होगा कि फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स कहने का मतलब ये होता है कि आपको जॉइंट्स के ओरिएंटेशन के बारे में पता होता है, और आप क्या करते हो, वो जो एंड इफेक्टर है उसके जॉइंट्स के या फिर उसके जॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालते हो। तो जाने का रास्ता क्या होता है, जाने का रास्ता हमारा सिर्फ एक ही हो सकता है, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो। तो ये जो मेथड था इसको हमने बोला था फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स या डायरेक्ट काइनेमेटिक्स। लेकिन अगर मैंने बताया था कि अगर आपको क्या करना हो, आपको अब एंड इफेक्टर से क्या करना है, इन जॉइंट्स की तरफ आना है, मतलब हमें एंड इफेक्टर के कोऑर्डिनेट्स पता है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा भी, इस तरीके से आना होगा। तो मैंने आपको कहा था आपके पास आने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हो, आप इस तरीके से आ सकते हो या आप इस तरीके से आ सकते हो, ठीक है, कम से कम तो आपके पास 2 तरीके हो सकते हैं। तो देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट में उसने ये बात बोली है कि इट हैज ओनली वन फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स सॉल्यूशन। तो देखो इसने कहा है कि कब सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉरवर्ड काइनेमेटिक सॉल्यूशन होगा, तो मतलब ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सत्य है। उसके बाद देखो थर्ड बोल रहा है इट हैज 2 इनवर्स काइनेमेटिक सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बोला है कि एक तो हो ही नहीं सकता है,
क्योंकि आपके जॉइंट्स की पोजीशन क्या हो सकती है, कभी आप ऊपर से आ सकते हो, कभी आप नीचे की तरफ से आ सकते हो। तो पूरा का पूरा कह सकता हूँ कि ये भी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी हमारे लिए क्या है भी ठीक है, और 1 तो ठीक था ही। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, डी इसका आंसर हो जाएगा। और जिसको ये समझ में नहीं आ रहा कि काइनेमेट इनवर्स काइनेमेटिक सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं या फिर फॉरवर्ड काइनेमेटिक सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो आप मेरा लेक्चर जरूर देखना, उसमें आपको मिल जाएगा। और आई थिंक ये जो लेक्चर होगा आप देख लेना यार, लेक्चर नंबर 9 या 10 में से कोई एक लेक्चर होगा, तो आप देख लेना इसको, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि फॉरवर्ड और इनवर्स का मतलब क्या है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। 2017 का एक और क्वेश्चन है, आ रोबोट शैल नॉट इंजर आ हार्म। तो देखो ये तो लॉज ऑफ रोबोटिक्स का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट लेक्चर ही आपने देखा होगा, तो उस फर्स्ट लेक्चर में आपको मिल गया होगा कि ये मेरे पास जो स्टेटमेंट है वो है फर्स्ट लॉ पे, फिर ये मेरे पास जो स्टेटमेंट है सेकंड लॉ पे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आ रोबोट मस्ट ऑलवेज प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस, मस्ट और वो भी ऑलवेज करता है, रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस। लेकिन लेकिन क्या थी यहाँ पे, प्लस कंडीशन थी, बट के साथ कंडीशन थी। कंडीशन ये थी कि अगर जो इसके हायर लॉज क्या हो रहे हैं, अगर क्या हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं या कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, तो ये वाला जो लॉ है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो कह सकता हूँ वहां पे मान्य नहीं होगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे कंडीशन नहीं दी है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा इसका आंसर हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो एक क्वेश्चन और आया हुआ है, मैंने आपको ये भी क्वेश्चन करा रखा है कि यहाँ पे देखो नोटेशन दिए हुए हैं, तो टी आर एल इस तरीके से दिया हुआ है। तो मैंने आपको कहा था ये वाला क्या होता है, भी आर्म के लिए होती है, और ये वाला किसके जॉइंट्स हैं, ये आपके पास रिस्ट का जॉइंट्स है। तो रिस्ट में क्या है कि एक रोटरी टाइप का है, और तीन कितने हैं मेरे पास आर्म में, तो टोटल जॉइंट्स कितने हो गए, टोटल जॉइंट्स हो गए मेरे पास, टोटल जॉइंट्स हो गए हमारे पास कितने, 4 हो गए। और जितने जॉइंट्स होते हैं उतनी ही क्या होती हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितनी हो गई यहाँ से, 4। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको करा रखा है, आप लेक्चर देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं। फिर देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, स्कारा से ही क्वेश्चन है हमारे पास फिर से। तो देखो क्या लिखा है, सबसे पहला, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि शोल्डर एंड एल्बो रोटेशन एक्सिस आर वर्टिकल। तो देखो पहले स्कारा का से डायग्राम बना लेते हैं। तो स्कारा का डायग्राम, स्कारा रोबोट, इसका बेस हो गया, सॉरी गंदा सा लिया है, चलो कोई बात नहीं, हमने तो बस समझ नहीं है। तो ये रोबोट का वही क्या हो गया, स्कारा रोबोट है, जिसमें ये वाला इसकी ये एक्सिस, ये एक्सिस, ये थीटा घूमता है, ये थीटा जाता है, ये आपका प्रिज्मेटिक ट्रांसलेशन मोशन कर सकता है, और ये भी रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो पहला क्या है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले को हम लोग बोलते हैं, इस वाले जॉइंट को हम लोग बोलते हैं शोल्डर, और इस वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्बो बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से, इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ है। ठीक, तो देखो पहले क्या है कि शोल्डर एंड एल्बो रोटेशनल एक्सिस आर वर्टिकल। तो बिल्कुल ठीक बात है, इसकी जो एक्सिस है वो कैसी है, यहाँ पे वर्टिकल है। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। द रोबोट कैन परफॉर्म इंसर्शन टास्क अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। तो देखो ये वाला जो था आपके पास, ये जो जॉइंट नंबर 3 था, वो कैसा जॉइंट था आपके पास, ये ऑर्थोगोनल टाइप था। तो इसमें क्या हो रहा था, ये जो लिंक है ये अप एंड डाउन मोशन कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे इंसर्शन का काम ये कर सकती है वर्टिकल डायरेक्शन में, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, इट्स जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज एनालॉगस टू दैट ऑफ ह्यूमन आर्म। तो मैंने आपको जब एस्कारा के बारे में बताया था, तो मैंने समझाया था कि वहाँ पे क्या होती है, बिल्कुल हमारे ह्यूमन आर्म की जैसे ही होती है, किसकी, स्कारा रोबोट की। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3, मतलब तीनों ही सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो
दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। तो इससे और क्वेश्चन तो फिलहाल नहीं आए हैं, अब जब एग्जाम होगा तब आएंगे। अब देखो पहले आपका पीएससी यूपीपीएससी ए का ही होता है, तो 2020 तक के लिए आपके लिए सफिशिएंट है। आपने 2020 तक के अगर क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं तो आप इसको इजीली कर सकते हो। बाकी आप टेस्ट सीरीज वगैरह जरूर लगा रहे होगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो उस टेस्ट में भी जो भी क्वेश्चंस आपको रोबोट से मिलते हैं आप जरूर करें। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम चैनल है तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप अपने डाउट्स या क्वेरीज रिलेटेड विद योर सब्जेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, आप पूछ सकते हैं मुझसे। और अगर आपको मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो भी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मेरा एक नंबर है, तो चाहे तो आप मुझसे यहाँ से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। इस पे आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को लगता है कि मतलब मेरे पास बच्चे अगर ज़्यादा आते हैं तो मैं क्या करूँगा, एक सेपरेटली एक क्या बना लूंगा, एक ग्रुप बना लूंगा, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लूंगा, ठीक है। जहाँ पे हम लोग मैं लोग आपकी क्या कर सकते हैं, डाउट्स वगैरह क्वेरीज वगैरह ले सकते हैं विद रिलेटेड वीडियो और एग्जाम्स, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक। और रोबोटिक्स का आपके यूपीपीएससी ए के लिए बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। इससे ज़्यादा मत करना। ये भी आपने कर लिया तो मैं गारंटी कहता हूँ कि अगर आपको रोबोट्स से, ठीक है, अगर रोबोट से आपको 8 क्वेश्चन मिलते हैं तो आप डेफिनेटली 7 to 8 क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली कर सकते हो और विद इन सेकेंड्स कर सकते हो, क्योंकि आपने अब सब कुछ पढ़ लिया है और आपने सब कुछ जान लिया है। बिल्कुल डिटेल से एक एक कंसेप्ट पढ़ा है आपने और सब कुछ जान लिया है, तो आपसे एक क्वेश्चन में नहीं छूटेगा। और मैंने जैसे आपको बताया था कि रोबोटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज भी है उन स्टूडेंट के लिए जिन लोगों ने ये सब्जेक्ट पढ़ा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैंने आपको बताया है कि आपके जो नॉर्मली जो जेई भाई स्टूडेंट होते हैं वो इसको नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें ये मेंशन नहीं होता है। लेकिन एज पर अगर मैंने बोला है कि आप इसको कर ले तो आप कहीं ना कहीं काफ़ी अपने आप पर हो जाते हो और स्टूडेंट से, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। ये प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप प्लेलिस्ट पे जाके सारे वीडियोस देख सकते हो, जितनी बार देखोगे उतने ही कंसेप्ट क्लियर होंगे। और नोट्स जरूर बनाओ अपने, ठीक है। और कोई भी क्वेरीज आप पूछ सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। तो इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।